हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और इसके साथ साथ क्या क्या और फाइनेंशियल पॉलिसीज होते हैं, वो सारी चीज हम लोग एक एक करके इस वीडियो के थ्रू समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कितने तरह के फाइनेंशियल पॉलिसीज पूरे कंट्री में होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज। नंबर 1 इट इज फिस्कल पॉलिसी और नंबर 2 है मॉनेटरी पॉलिसी। बिफोर गेटिंग इनटू द मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। देखो, दोनों चीज ही गवर्नमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिक्स करती है, ठीक है। अब फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट इस चीज का डिस्कशन करते हैं, इस चीज का अनाउंसमेंट करते हैं। बेसिकली फिस्कल पॉलिसीज बजट के टाइम में अनाउंस किया जाता है, ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसीज में गवर्नमेंट इस चीज का डिस्कशन करते हैं कि उनका जो भी इनकम हुआ है, जो कि बेसिकली टैक्सेशन के साथ होती है, उस इनकम का वो किस तरीके से एक्सपेंडिचर करेंगे। मतलब कि जैसे बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ऑफिसेस होते हैं, गवर्नमेंट बहुत तरीके से डिवाइडेड है, राइट। बहुत सारे यूनिट्स होते हैं गवर्नमेंट का। एक यूनिट होता है डिफेंस का यूनिट है, एक यूनिट होता है हमारा हेल्थ सेक्टर का। तो ये जो सारे सेक्टर्स है, इन सेक्टर्स में किस तरीके से एक्सपेंडिचर्स होने वाला है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ दोस सेक्टर्स, उस हिसाब से गवर्नमेंट क्या करती है, अपना एक्सपेंडिचर अनाउंस करती है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, ये एक तरीके से सप्लाई साइड हो गया कि क्या क्या सप्लाई करना है देश में, इन चीजों का एक आइडिया होता है फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू, करेक्ट। तो फिस्कल पॉलिसी क्या एग्जैक्टली होता है, इस हिसाब से गवर्नमेंट अपना इनकम को लेके किस हिसाब से वो एक्सपेंडिचर करेंगे या फिर देश का डेवलपमेंट ऑल ओवर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके करेंगे, दैट इज डिसाइडेड इन द फिस्कल पॉलिसीज। आप फिस्कल पॉलिसीज को एक तरीके से अपने पेरेंट्स की तरह समझो। जब पेरेंट्स अपना इनकम जनरेट करके अपने पास रखते हैं, उसके बाद वो क्या डिसाइड करते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनमें किस तरीके से उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। तो जैसे कि अगर चिल्ड्रन, जो भी बच्चे हैं, उनको पढ़ना लिखना है, राइट, उनको एजुकेशन करना है, तो एजुकेशन का कितना खर्चा है उसका एक एक्सपेंडिचर अलग से लिख देते हैं। यूनिफॉर्म्स का कितना खर्चा है उसका एक्सपेंडिचर अलग से लिख देते हैं। ट्यूशंस का कितना खर्चा है उसका एक्सपेंडिचर अलग से लिख देते हैं। अगर कोई स्पोर्ट वो खेलता है तो उसके पीछे कितना खर्चा है। इस तरीके से जो भी नीड्स है चिल्ड्रन का, उस तरीके से नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स पेरेंट्स को लिखना पड़ता है। सो दैट इज बेसिकली द फिस्कल पॉलिसी। एक तरीके से गवर्नमेंट भी वैसे ही बजटिंग करती है कि किस हिसाब से खर्चा करना है, एक्सपेंडिचर्स क्या है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर्स जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से फिस्कल पॉलिसीज सरकार बनाती है, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे घर में हमारे लिए बनाते हैं। दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन यू कैन हैव ऑन फिस्कल पॉलिसीज। अब दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? अब सोचो, घर में जैसे पेरेंट्स है, आपके एक बड़े भैया भी हो सकते हैं। बड़े भैया से आप किस चीज की बातें करते हो? बड़े भैया क्या आपसे सप्लाईज की बातें करते हैं कि आप नॉर्मल में क्या चीज नीड करते हो? नीड्स की चीजें तो पेरेंट्स देखते हैं, डिमांड्स की चीज है आप अपने बड़े भैया के साथ हमेशा डिस्कस करते हो, राइट। कि बड़े भैया मुझे इस बार टूर में जाना है, मुझे यहाँ पे दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाना है। तो ये जो सारी चीजें हैं आप अपने बड़े भैया के साथ डिस्कस करते हो। कभी लाइफ में कोई, जैसे पेरेंट्स आपको सिक्योर जॉब देने की सोचते हैं, आपके बड़े भैया के साथ आप डिस्कस करते हो कि कौन सी चीज ज्यादा डिमांड में है, कौन सा जॉब ज्यादा अच्छा है, आप पैशन को कैसे फॉलो कर सकते हो, राइट। तो आपकी लाइफ में जो सारे डिमांड्स है, वो डिमांड्स क्या करते हो, आप बड़े भैया के साथ डिस्कस करते हो। तो बड़े भैया यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका मॉनेटरी पॉलिसीज डिसाइड कर रहे हैं। आपके जो भी सारे डिमांड्स है, उस डिमांड्स के ऊपर ध्यान रख रहे हैं और उस चीज के लिए आपके पेरेंट्स को कन्विंस करके और ज्यादा पैसे आपके लिए ला रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से इन दोनों चीज को आप डिवाइड कर लो। फिस्कल पॉलिसी एक्चुअली लुक्स इनटू द सप्लाई एग्रीगेट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड मॉनेटरी पॉलिसीज लुक्स इनटू द डिमांड पार्ट ऑफ द कंट्री। यहाँ पे आरबीआई जो होता है, ये आरबीआई बड़े भैया की तरह हो जाते हैं हमारे। द आरबीआई एक्चुअली लुक्स फॉर द मॉनेटरी पॉलिसीज। हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वही हमारे मॉनेटरी पॉलिसीज बनाते हैं। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो डायरेक्टली क्या करती है, फिस्कल पॉलिसीज अनाउंस करती है, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बजट में अनाउंस करते ही। बट मॉनेटरी पॉलिसीज जो है वो साल में एक बार नहीं, अनलाइक फिस्कल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी हमारे कंट्री में बाई मंथली होता है। हर 2 महीने में एक मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड किया जाता है, जो कि एक कमिटी के साथ बैठा जाता है, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी भी बोला जाता है, एमपीसी बोला जाता है। वो बैठ के कंट्री के मॉनेटरी पॉलिसीज डिसाइड करते हैं। अब सवाल यह है कि मॉनेटरी पॉलिसीज होती क्या है और किस तरीके से काम करती है। तो ये सारी चीजें अब हम जान लेते हैं। बेसिक आइडिया में हो गई कि किस तरीके से फाइनेंशियल पॉलिसीज डिवाइड होते हैं। अब जानते हैं कि हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो बेसिकली क्या है। सो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली डिसाइड्स द डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी। जैसे कि मैंने आपको बताया, इट रेफर्स टू द एक्शन अंडरटेकन बाय द बैंक टू कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड बाय डूइंग दैट इट कंट्रोल्स द इकोनॉमिक ग्रोथ। मॉनेटरी पॉलिसी के साथ मेनली इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि किस तरीके से पैसे का सर्कुलेशन मार्केट में हो रहा है।
कितना पैसा लोगों के पास है या फिर कितना पैसा लोगों के पास कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, इस चीज का जो अंडरस्टैंडिंग है इसमें मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ये डिमांड साइड को देखती है इकोनॉमी का। यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स है? सबसे पहले इट थिंक्स फ्रॉम द पीपल साइड, जो कि मैंने आपको बताया अभी एग्जांपल के थ्रू भी। दूसरा चीज है कि टारगेट्स द इन्फ्लेशन एंड द कंट्रोल ऑफ द मनी। अब इन्फ्लेशन मतलब एक तरीके से महंगाई होता है। महंगाई किस तरीके से फर्क पड़ता है? सिंपल तरीके से अगर आप इन्फ्लेशन को समझना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी इकोनॉमी में ज्यादा पैसा लोगों के पास होता है तो लोग क्या करते हैं? ज्यादा खर्चा करते हैं। ज्यादा खर्चा करते हैं किस चीज पे? रिसोर्सेज पे। या तो वो अपने फूड ज्यादा खरीदते हैं या फिर क्लोथ ज्यादा खरीदते हैं। बट ये चीज हमें समझना पड़ेगा, जो वो क्लोथ्स बनाया जा रहा है, जो वो फूड बनाया जा रहा है, उसका जो सप्लाई है वो तो लिमिटेड है। अब क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड बढ़ने पे क्या हो जाएगा? उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो लोगों का जब भी लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाता है तो इसी वजह से क्या हो जाता है? महंगाई बढ़ जाता है। और इसी चीज का कंट्रोल होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल। जितना कंट्रोल करोगे आप पैसे को, उतना आप कंट्रोल कर सकते हो इन्फ्लेशन को अच्छी तरीके से। अगर कंट्रोल पैसे के ऊपर गवर्नमेंट की ना रहे तो इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन में चल जाती है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये टारगेट्स द इन्फ्लेशन एंड द कंट्रोल ऑफ द मनी। अब बैंक्स के साथ कैसे मनी को कंट्रोल कर सकते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप एक्चुअल बेसिस में देख लें कि किस तरीके से इकोनॉमी काम करती है, तो सबसे जो फर्स्ट प्रिंटेड मनी है वो बैंक से ही निकलती है। फर्स्ट हैंड जो मनी है वो बैंक से ही निकलती है। उसके बाद इकोनॉमी में सप्लाई होता है लोन के हिसाब से, राइट? कभी कभी आप डिपॉजिट्स भी करते हैं, दैट्स आल्सो ट्रू, बट बैंक का जो पैसा जो है वो एक तरीके से प्रिंट भी होता है। बैंक आरबीआई से भी पैसे लेते हैं, उस हिसाब से भी वो पैसे को सर्कुलेट करते हैं और अपना लिक्विडिटी का यूज करते हैं अपने बिजनेस के साथ। सो बैंक इज बेसिकली दैट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम वेयर द मनी फ्लो स्टार्ट्स। ठीक है, तो इसी वजह से बैंक अगर मनी कंट्रोल अच्छे से कर पाए तभी मॉनेटरी पॉलिसी का कंट्रोल हो पाएगा। और बैंक्स को कंट्रोल कौन करता है हमारे कंट्री में? अगर आप जानते हैं ये चीज, बैंक्स को कंट्रोल करते हैं आरबीआई। ठीक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दैट एक्चुअली कंट्रोल्स ऑल द बैंक इन द कंट्री। सारे बैंक्स को नहीं, जो भी सारे बड़े कमर्शियल बैंक्स है वो सारे आरबीआई के साथ ही एक साथ काम करते हैं। मतलब आरबीआई के एक तरीके से अंडर काम करता है, आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से काम करता है। ठीक है, तो बैंकिंग बिजनेस जो भी कमर्शियलाइज है वो आरबीआई के अंडर काम करता है। तो इट इंडिकेट्स व्हाट द इंडस्ट्री शुड गेट। किस तरीके से इंडस्ट्री काम करेगा, इंडस्ट्री में कितना क्रेडिट अवेलेबल है, अवेलेबल करना चाहिए, ये सारे चीज का डिस्कशन मॉनेटरी पॉलिसी में होगा। डिस्कसेस द क्रेडिट दैट शुड बी अवेलेबल टू द मार्केट। आई गेस आपको अब तक समझ में आ गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है। मनी का फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। किसके थ्रू? बैंकों के थ्रू। बैंकों के थ्रू कौन करता है कंट्रोल? आरबीआई करती है, बिकॉज आरबीआई इज द फादर ऑफ ऑल बैंक्स, आरबीआई इज द बैंक ऑफ ऑल द बैंक्स। ठीक है, तो एक तरीके से आरबीआई उनके लिए गाइडलाइंस बनते हैं। अब सवाल ये बन जाता है कि आरबीआई किस तरीके से बैंक्स को गाइड करते हैं और किस तरीके से इस चीज का पूरा फॉर्मुलेशन होता है। तो ये चीज हम लोग समझ लेते हैं। तो आरबीआई बेसिकली बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसके थ्रू ये कंट्रोल होता है। अब देखो डायरेक्ट टूल्स इसमें से क्या क्या आ जाता है। सबसे पहले आ जाता है कैश रिजर्व रेशियो, जिसको सीआरआर भी बोला जाता है, और उसी के साथ आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको एसएलआर भी बोला जाता है। अब सीआरआर और एसएलआर क्या होता है, इस चीज को समझने की कोशिश करो। देखो आरबीआई ने एक तरीके से कुछ गाइडलाइंस रखा है बैंक्स के लिए, क्योंकि आरबीआई को आप देख सकते हो, इट एक्ट्स एज अ फादर फॉर ऑल द बैंक्स। अब जो भी सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, जैसे आईसीआईसीआई देख लो, एचडीएफसी देख लो, ये जो सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, इन लोगों के लिए वो एक फादर की तरह काम करते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे गाइडलाइंस के हिसाब से तुम लोगों को चलना है। तो हमारे गाइडलाइंस में से सबसे पहला गाइडलाइन वो रखते हैं सीआरआर और एसएलआर का। ये एक तरीके का परसेंटेज अमाउंट है जो आरबीआई डायरेक्टली रखते हैं। मतलब कि वो हर एक बैंक्स को बोला जाता है, जो भी आरबीआई के गाइडलाइंस के अंदर काम कर रहे हैं, उन लोगों को बोला जाता है दैट यू हैव टू मेंटेन दिस परसेंटेज ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर फॉर योर पर्टिकुलर बैंक्स। मतलब कि बैंक का जितना भी पैसा है जिसके साथ बैंक्स बिजनेस करते हैं, उसका एक सर्टेन अमाउंट उनको रखना है एज अ कैश रिजर्व रेशियो। कुछ सर्टेन अमाउंट उनको रख देना है एज अ रिजर्व फॉर देयर बैंक, जिसको वो डेली बेसिस में कमर्शियलाइज्ड वे में यूज नहीं कर सकते। एसएलआर होती है लिक्विडिटी रेशियो, मतलब कि कुछ कैश के हिसाब से या फिर गोल्ड के हिसाब से आपको रखना पड़ेगा, या फिर कोई सिक्योरिटीज खरीद के रखना पड़ेगा गवर्नमेंट का, तो आपको इस हिसाब से अपने बैंक्स में कुछ रिजर्व्स रखने पड़ेंगे। ये किस लिए बोलते हैं आरबीआई? बिकॉज किसी भी तरीके का रिस्क अगर बैंक में आ जाए तो उस चीज का संभाल देने के लिए आरबीआई ये चीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक अगर आप देख लोगे तो बैंक का जो बिजनेस है काफी ज्यादा वॉलेटाइल और रिस्की बिजनेस है, क्योंकि बैंक्स के एसेट में क्या होता है? बैंक्स के एसेट में होता है लोन्स, राइट? अब इसमें से लोन्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बैंक्स एक तरीके से देते हैं उन लोगों को जिनका कोई क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं है। बहुत सारे लोन्स ऐसे जाते हैं जिनका कोई क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं। एजुकेशन लोन्स बैंक देते हैं, बहुत सारे नॉर्मल एमएसएमईज को बैंक लोन देते हैं। वैसे बिजनेसेस चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती है। अगर वो नहीं चली तो लोन वापस तो नहीं कर पाएंगे वो बिजनेस,
वो बिजनेसेस अगर लोन वापस नहीं कर पाएंगे और बैंक अगर उनका बिजनेस भी ले ले तो उनका बिजनेस तो हमेशा जरूरी नहीं है कि अच्छे से काम करेगा। इस वजह से क्या हो जाता है, उसका रिस्क बहुत बढ़ जाता है, रिस्क ऑफ बैंकरप्सी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि लोन्स पूरा बिजनेस के अमाउंट जो है वो एक तरीके से लोन्स के थ्रू ही चलती है। एक साइड डिपॉजिट्स भी रहता है जो लोग आराम से क्लेम कर सकते हैं। अगर लोन्स एक तरीके से एनपीए में बदल जाए, जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोला जाता है, मतलब कि लेट्स से ऐसे किसी इंसान को लोन दे दिया जो लोन को वापस ही नहीं कर पाए, तो वो तो एक तरीके से नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जा रहा है, बिकॉज लोन इज एक्चुअली एन एसेट फॉर द बैंक्स। द लोन्स दैट द बैंक इज गिविंग आर फॉर देयर ओन बिजनेसेस। तो अगर वो नहीं दे पाए पैसे तो एक तरीके से तो वो पैसा गया और बैंक वो बिजनेस में लॉस कर जाएगी। इस तरीके से बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाए तो बैंक्स एक्चुअली बैंकरप्सी में जा सकती है। ताकि बैंक्स कोई भी बैंकरप्सी में ना जाए, इसलिए उनको आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से कुछ रिजर्व्ड रखना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ एन एसेट, कुछ कैश के हिसाब से, कुछ गोल्ड के हिसाब से और सिक्योरिटीज के हिसाब से। गोल्ड और सिक्योरिटी के हिसाब से एसएलआर रखा जाता है, कैश के हिसाब से कैश रिजर्व रेशियो रखा जाता है। तो इस तरीके से अगर आप सीआरआर और एसएलआर ये रेट परसेंटेज बढ़ा देते हो तो क्या होता है, बैंक्स को ज्यादा चीज रिजर्व में रखनी पड़ती है। इसकी परसेंटेज तो आरबीआई डिसाइड करती है, आरबीआई परसेंटेज बढ़ा दे तो बैंक्स को ज्यादा रिजर्व रखनी पड़ेगी। बैंक अगर ज्यादा रिजर्व में रख दे तो लोन किसको देगी, नहीं दे पाएगी ना ज्यादा लोन। तो जब भी लोन ज्यादा नहीं दे पाएगी तो क्या हो जाएगा कि मनी का सर्कुलेशन मार्केट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसी तरीके से मनी को आप कंट्रोल करते हो और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हो। जब भी मनी इन द मार्केट लेस हो जाएगा तो इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये दो फर्स्ट तरीका है। मॉरल सुएशन भी एक तरीका है जहां पे डायरेक्टली आरबीआई आपको एक तरीके का गाइडलाइंस दे देती है कि आप ज्यादा अभी लोन्स मत दिया करो, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो मॉरल सुएशन इज डायरेक्टली दे आर पुटिंग सम गाइडलाइंस, आरबीआई डायरेक्टली गाइडलाइंस दे देते हैं बैंक्स को। तो ये डायरेक्ट टूल्स है। दूसरा है इनडायरेक्ट टूल्स जो हमें समझना है। इनडायरेक्ट टूल्स होती है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक। अब देखो, जो बैंक होती है वो आरबीआई से जब भी लोन लेती है, ठीक है, आरबीआई भी पैसा देता है, तो आरबीआई से बैंक जब लोन लेती है तो उस चीज को रेपो रेट बोला जाता है, ठीक है, एक तरीके से रेपो रेट बोला जाता है। रेपो रेट मतलब इज द परसेंटेज इन विच द आरबीआई इज गिविंग लोन टू द बैंक्स। अब रेपो रेट अगर बैंक्स बढ़ा देता है, ध्यान से सुनना ये वाला पार्ट, रेपो रेट अगर आरबीआई बढ़ा देता है तो बैंक्स को कितना ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट। आप अगर पैसा बोरो कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट भी तो देना है आरबीआई को। तो ये रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है। अगर रेपो रेट ज्यादा बढ़ा देता है आरबीआई तो बैंक्स को तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा एज एन इंटरेस्ट। तो बैंक्स क्या करेगी, अगर बैंक्स को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़े तो बैंक क्या करेगा, बैंक जब कमर्शियल लोगों को लोन्स देगा तो भी क्या करेगा, इंटरेस्ट बढ़ा देगा। तो जो नॉर्मल लोग हैं जिसको बैंक पैसा देगी वो भी इंटरेस्ट बढ़ा देगी, क्योंकि वो खुद पैसा ज्यादा इंटरेस्ट रेट में ले रहे हैं, उनको भी अपना बिजनेस बनाना है। तो अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, लोग क्या बोलेंगे, नहीं भैया हमें पैसा अभी नहीं चाहिए, आप बहुत इंटरेस्ट दे रहे हो। इंटरेस्ट क्योंकि बहुत ज्यादा लेते हैं तो इससे क्या होता है, लोग पैसा नहीं लेते हैं, और पैसा जब भी नहीं लेते हैं तो मनी सर्कुलेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये भी एक तरीके का इनडायरेक्ट टूल है जिसके थ्रू वो इन्फ्लेशन को रोक सकते हैं, मनी सर्कुलेशन को रोक सकते हैं। इसका उल्टा भी कर सकते हैं। लेट्स से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कम हो गई है, क्योंकि बैलेंस इन्फ्लेशन की भी जरूरत होती है, तो बैंक्स आरबीआई क्या करेगी, रेपो रेट को घटा देगी और उसी बेसिस में इंटरेस्ट रेट भी घट जाता है, लोग भी ज्यादा पैसे लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सिमिलर तरीके से जैसे इन सारे मॉडल्स का रेट बढ़ा के आप कंट्रोल करते हो, उसी तरीके से रेट घटा के आप पैसा सर्कुलेट ज्यादा भी कर सकते हो इकोनॉमी में, डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। समझ में आ रहा है आपको। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट उल्टा होता है। इसमें आरबीआई पैसा लेती है बैंक से और आरबीआई इंटरेस्ट रेट पे करती है। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है, इसमें क्या होता है कि लोग ज्यादा पैसा आरबीआई में डालने लगते हैं, बैंक फिर ज्यादा पैसा आरबीआई में डालने लगेगी, क्योंकि आरबीआई ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है। तो जब भी बैंक ज्यादा पैसा आरबीआई में डालने लगेगी, क्रेडिट फैसिलिटी उनका कम हो जाएगा, लोगों को लोन देने से बेटर है आरबीआई को दे दूं, बैंक यही सोचेगा। तो इस बेसिस में लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। तो रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ा देने से मनी सर्कुलेशन कम हो जाएगा। बैंक रेट भी उसी तरीके का रेट है जो आरबीआई डिसाइड करती है, एक तरीके से ऑप्शंस होता है उसका, और इसमें बैंक आपस में लोन्स लेते हैं। बैंक्स को भी कभी आपस में लिक्विडिटी की जरूरत होती है तो बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेते हैं। ये भी रेट बढ़ा देने से वही सेम चीज इफेक्ट होता है जैसे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का होता है। तो आई गेस आपको इसके थ्रू अच्छी तरीके से समझ आ गया कि इन टूल्स का इस्तेमाल करके आरबीआई कैसे मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है, इन अदर वर्ड्स मॉनेटरी पॉलिसीज को कंट्रोल करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई गेस आपको इस वीडियो के थ्रू अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। अगर आपका कोई सुझाव है या फिर किसी भी तरीके का ओपिनियन है इस वीडियो को लेके, कोई चीज अगर मैंने मिस कर दिया तो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट्स, ताकि लोगों को पढ़ के वो चीज भी समझ में आ जाए। थैंक यू एवरीवन, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।